अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल ऑफ इजी नोट्स। आज हम लोग जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है कॉफ का टॉपिक। इससे पहले मैं बता दूं कि इजी नोट्स के चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी ये बात है कि जो भी यहाँ पर नोट्स है और जो भी डिस्कशन हो रहा है, ये सब कुछ जो है स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है। उसकी समरी है और मेरा इरादा ये है कि सबसे पहले हर सिस्टम का, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या जीआई सिस्टम है, तो उनके जो कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कॉफ है या एब्डोमिनल पेन है या जो है ब्रेथलेसनेस है, इनको किस तरह से अप्रोच किया जाए, इसको हम वन बाय वन जो है हर एक क्लास में सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर अप्रोच मालूम नहीं है तो फिर ओपीडी में पेशेंट को देखना मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि ये नोट्स है तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं उनके क्लिनिकल राउंड्स में वगैरह में। तो हम पहले जो है कार्डिनल सिस्टम्स, एवरी सिस्टम के, उसको किस तरह से अप्रोच करें इजी वे में, और इजी वे में याद किस तरह से रखें, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हर सिस्टम के सबसे पहले कॉमन डिसीजेस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कॉमन से होते होते हुए रेयर डिसीजेस तक जाएंगे। ये हमारा अप्रोच होगा। और इसमें जो है अडल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, हम पीडियाट्रिक्स का भी डिस्कस करेंगे, और कहीं ज़रूरत पड़े तो फीमेल पेशेंट्स का भी डिस्कस करेंगे। और जो कॉमन सर्जिकल केसेस रहते हैं, जैसे पाइल्स है, फिशर है या और कोई केस, तो उसको भी हम जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो है कॉफ से। तो व्हाट इज कॉफ? Cough consists of a deep inspiration followed by expiration with an initial brief of glottic closure. The high pressure generated in the chest and lungs results in a forceful expulsion of air after the opening of the glottis, which drives particles out of the airway. So basically, it is a protective reflex that clears the airways of excessive secretions, foreign bodies, and noxious and harmful environmental irritants. तो कॉफ क्या है? बेसिकली एक रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स आपको पता है, रिफ्लेक्स का एक अफेरेंट होता है, रिसेप्टर होता है, अफेरेंट होता है, फिर अफेरेंट जाके जो है स्पाइनल कॉर्ड में रिले होता है। यहाँ पे ड्रॉ करके थोड़ा सा बता दूँ, तो ये है स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर इसका जो है रिसेप्टर है, यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आते हैं, फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पर डॉर्सल गैंग्लियन में रिले करते हैं, फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में रिले होते हैं। यहाँ पर आपका ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है जहाँ पर आपका कॉफ सेंटर है, कॉफ सेंटर है। रिले होने के बाद यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन में जाके प्रोसेस होते हैं। इसके बाद प्रोसेस होने के बाद वहाँ से ब्रेन से डिसेंडिंग न्यूरॉन्स आते हैं स्पाइनल ट्रैक्ट के शक्ल में। फिर वहाँ से इसको बोलते हैं अफरेंट न्यूरॉन, अफरेंट पाथवे, अफरेंट पाथवे, अफरेंट पाथवे। यहाँ पर नीचे स्पाइनल ट्रैक्ट से शक्ल में डिसेंड होता है। इसके बाद यहाँ से इफरेंट न्यूरॉन्स पास होते हैं और वो जाके जो भी कॉफ के लिए मसल्स काम करते हैं, जैसे एब्डोमिनल मसल्स हैं या हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स हैं,
या ग्लॉटिस को क्लोज करना है, वो सारे सेंटर्स को जाकर जो है इफरेंट न्यूरॉन्स सिग्नल देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या होते हैं? पहले सबसे पहले डीप सांस, इंस्पिरेशन, उसके बाद ग्लॉटिस क्लोज होता है, उसके बाद हाई प्रेशर जनरेट होता है, उसके बाद देयर विल बी फोर्सफुल एक्सपिरेशन। वो फोर्सफुल एक्सप्लोजन की वजह से जो है एक्सक्रीशंस, फॉरेन बॉडीज और एनवायरमेंटल इरिटेंट्स जो है वो साफ हो जाते हैं इससे। ठीक है ना? तो कॉफ है तो बॉडी में हमेशा याद रखें सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल ही रहती हैं। डिसीज स्टेट उसको बोलते हैं जो होम्योस्टैसिस से बाहर जाता है। होम्योस्टैसिस क्या है? डिसीज किसको बोलते हैं? डिसीज इज नथिंग बट दिस इज होम्योस्टैसिस। दिस इज वन रेंज, होम्योस्टेसिस, दिस इज द रेंज। अगर दूसरी भाषा में बोलें तो बैलेंस्ड स्टेट, बैलेंस्ड स्टेट, बैलेंस्ड स्टेट। और ये एक रेंज में होता है, ये कोई एक कट ऑफ, ये पॉइंट या ये पॉइंट ऐसा नहीं रहता, ये एक रेंज रहता है। जैसे बीपी का नॉर्मल रेंज जो है 140, नीचे का 90। अभी इसके बीच में का जो है वो होम्योस्टेसिस है, यानी अगर इसके बीच में अगर बीपी घूम रहा है तो फिर वो होम्योस्टेसिस ही कंसिडर जाता है। जो भी चीज़ बैलेंस्ड स्टेट के आउट हो जाता है, या तो अपर रेंज के ऊपर चले जाता है या नीचे के रेंज के नीचे चला जाता है, तब हम उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल, 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 या उसको हम डिसीज का नाम देते हैं। और ये जो रेंज के बीच में रहता है इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। ठीक है ना? तो ये है डिसीज। किसको बोलते हैं? डिसीज बोलते हैं बैलेंस स्टेट के आउट हो जाना। अगर मैं ऐसे डीप में एक्सप्लेन करूंगा तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो टॉपिक के पास वापस आते हैं। सो कॉफ को याद रखने के लिए हम कॉफ को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो है काजेस ऑफ कॉफ को इस तरह से डिवाइड क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले based on system, classification based on system. Next, classification based on duration. Then third is classification based on characteristics of cough. इस इन ये तीनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई ओपीडी पेशेंट आता है या जो है आपको कॉफ के नोट्स बनाने हैं, या क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन तीनों में भी अगर कंसिडर करें तो इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कॉफ कौन से सिस्टम से आ रहा है। तो ये वाला इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सेकेंड ये है, और थर्ड ये है, ये फर्स्ट है। तो अगर हम ये 3 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिस्टम, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, क्लासिफिकेशन ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर ये 3 याद रख लिए तो फिर हम कॉफ में इंशाल्लाह मास्टर हो जाएंगे। तो चले चलते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिस्टम। तो सबसे पहले है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डिवाइड कर सकते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज, पैरानेजल साइनसेस, यानी जो हमारे स्कल बोन्स के अंदर जो एयर स्पेसेस है उनको साइनसेस बोलते हैं। वहाँ पर एयर होते हैं, वहाँ पर सीक्रेशंस भी होते हैं, और वो जो है नोज में आके ड्रेन होते हैं। तो नोज है, पैरानेजल साइनसेस है, फिर फेरिंग्स है, फिर जो है लैरिंग्स है, फिर जो है ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, अल्वियोलाई है, इंटस्टिशियम है, ये जो है प्लूरा है, लंग का प्लूरा है। ये जो है ओवरऑल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। लैरिंग्स तक हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और लैरिंग्स के नीचे उसको कहते हैं हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूँ।
तो सबसे पहले फेरिंजियल कॉजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नंबर 1। तो फेरिंग्स में कॉमन कॉज पोस्ट नेजल ड्रिप। व्हाट इज पोस्ट नेजल ड्रिप, इसको समझें। ये नोज है, ये नोज, फिर ये हार्ड पैलेट, फिर ये सॉफ्ट पैलेट, इस तरह से हार्ड पैलेट फिर सॉफ्ट पैलेट, ये फेरिंग्स, ये लैरिंग्स, ये ट्रेकिया, इसके पीछे जो है वो ईसोफेगस, ये लैरिंग्स है, ये ट्रेकिया है और ये ईसोफेगस है। ये नोज है, अब ये नोज है। अब इसका यहाँ पर ऑस्टियम्स रहती हैं, यानी ओपनिंग्स। तो इन ओपनिंग्स में साइनसेस ड्रेन करते हैं, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस और इथमोइडल साइनस, स्फीनोइडल साइनस, ये सब ड्रेन करते हैं। ये ड्रेन होते हुए यहाँ से आते हैं, सामने भी आते हैं एज नेजल डिस्चार्ज ड्यूरिंग अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और ये जिस तरह से सामने आती है पीछे भी जाते हैं, इस तरह से पीछे जाकर जो है लैरिंग्स को या ईसोफेगस को ये इरिटेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, दैट कॉजेस कॉफ। दिस इज नोन एज पोस्ट नेजल ड्रिप, पोस्ट नेजल ड्रिप। तो यहाँ पर बजाय साइनोसाइटिस, राइनाइटिस बोलने के डायरेक्ट जो है पोस्ट नेजल ड्रिप मेंशन है, ठीक है, ये एक है। सो अगर पोस्ट नेजल ड्रिप है तो देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक राइनाइटिस, डिस्चार्ज, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, हेडेक और मैक्सिलरी पेन, ये सब हिस्ट्री होती है। नेक्स्ट कॉज लैरिंग्स है। लैरिंग्स में क्या है, लैरिंग्स के कॉमन कॉजेस लैरिंजाइटिस, ट्यूमर, लैरिंजल कार्सिनोमा, वूपिंग कॉफ एंड क्राउड। तो उसमें क्या होगा जब लैरिंग्स इन्वॉल्व होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैरिंग्स इज साउंड बॉक्स, दैट्स वाई जब लैरिंग्स इन्वॉल्व होता है, चाहे कुछ भी कॉजेस हो, चाहे वो लैरिंजाइटिस हो या कोई ट्यूमर हो या वूपिंग कॉफ हो या क्राउड हो, उसमें वॉइस चेंज हो जाता है, वॉइस चेंज हो जाता है। ये कार्डिनल पॉइंट है कि लैरिंग्स इन्वॉल्व हुआ है। नेक्स्ट, ट्यूमर, ट्यूमर, ट्यूमर में ये बात पॉइंट याद रखें, अगर कोई क्रॉनिक स्मोकर है, क्रॉनिक स्मोकर है एंड ही presents with recent change in voice, change in voice without any history of URTI और it is treated, treatment होने के बाद भी जो है he is giving a history of altered voice, altered voice, chronic smoker, elderly chronic smoker, elderly chronic smoker, then always suspect laryngeal, keep in mind, always keep in mind laryngeal carcinoma as a cause, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, whooping cough, whooping cough is caused by Bordetella pertussis, also known as cough of 100 days। इसमें क्या होता है, पेशेंट पहले कॉफ करता है इतना एम्पलीट्यूड, फिर कॉफ करता है इतना, फिर कॉफ करता है इतना, इतना, फिर इतना, फिर एक लंबा इंस्पिरेशन लेता है। जब वो इंस्पिरेशन लेता है कॉफ, मजीद नेक्स्ट एपिसोड्स कॉफ के लिए, तो एक आवाज़ आती है, वो कैसी आवाज़ आती है, वूप वूप, इस तरह की आवाज़ रहती है, इसलिए इस कॉफ का नाम पड़ा वूपिंग कॉफ। उसके बाद फिर कॉफ करता है, फिर वो एम्पलीट्यूड कॉफ की छोटी हो जाती है, पहला कॉफ का साउंड जो है बड़ा रहता है, सेकंड का छोटा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर एक वूप, और फिर वॉमिटिंग भी लास्ट में, बस कभी कभी कॉफ कर करके उल्टी कर देता है। तो इस तरह की कॉफ को वूपिंग कॉफ कहते हैं। नेक्स्ट, क्राउड, क्राउड in other word also known as
लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, जैसे मालूम हो रहा है कि यहाँ पे लैरिंग्स इन्वॉल्व हुआ है, ट्रेकिया इन्वॉल्व हुई है और ब्रोंका इन्वॉल्व है। तो इसका कार्डिनल सिम्टम क्या है? इसका कार्डिनल सिम्टम स्ट्राइडर है। एंड रिमेंबर, स्ट्राइडर इज ए म्यूजिकल साउंड, सीटी की तरह आवाज होती है। एंड इट इज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होता है। एंड इट इज नॉट ए गुड साइन एक्चुअली। स्ट्राइडर इज ए रेड फ्लैग सिम्टम, क्योंकि मेजर एयरवेज ब्लॉक होने के ये इंडिकेशन रहता है। स्ट्राइडर इज नॉट ए गुड थिंग, ऑलवेज नॉट ए गुड थिंग। रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज अ रेड फ्लैग। लेकिन क्राउप के मामले में, क्राउप मेजरली चिल्ड्रंस में होता है, एंड दैट टू ए वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बाद, उसके बाद उसको जो है स्ट्राइडर आता है। इफ़ यू आस्कल्टेड द चेस्ट, देयर विल बी नो क्रैप्स, नो ब्रोंकाई, नथिंग, अनलेस एंड until the child has some lower respiratory tract involvement also. There will be no fever, only nasal discharge along with stridor. स्ट्राइडर को भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में जो है IAB टेक्स्ट बुक जो है वो डिवाइड की है। बस आप इतना याद रखिए कि स्ट्राइडर होता है और मोस्ट कॉमनली वायरल होता है, और उसका ट्रीटमेंट जो है डेक्सामेथासोन है, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, कमिंग टू ट्रेकिया। व्हाट इज द ट्रेकियल कॉज इन्फेक्शन ऑफ ट्रेकिया? ट्रेकियाइटिस। सो व्हाट विल बी द सिम्टम्स? रॉ रेट्रोस्टर्नल कफ, रेट्रोस्टर्नल पेन, retrosternal pain will be there, and that will be associated with cough. Next is bronchi. Bronchi में, bronchi can be acute like in viral infection or secondary bacterial infection of the bronchi, or it can be chronic like in COPD. तो इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? टाइमिंग से। ये एक्यूट होगा या सब एक्यूट होगा? 3 to 3 वीक्स के अंदर अंदर इसका टाइम होगा एक्यूट ब्रोंकाइटिस का, 3 to 8 वीक्स। और COPD का जो है ये लॉन्ग हिस्ट्री होगा, कॉफ का लॉन्ग हिस्ट्री होगा। एंड पेशेंट विल हैव हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक स्मोकिंग, एंड cough more in the morning। यहाँ पे लिखा है cough will be productive and will more in the morning। that's why स्मोकर के अंदर जब जो सुबह में कॉफ होके जो सुबह में सबसे ज़्यादा स्पूटम निकलता है, उसको स्मोकर्स कॉफ का भी नाम दिए, स्मोकर्स कॉफ। रिमेंबर दिस पॉइंट। when there bronchi involved होता है, acute bronchitis और COPD patient most commonly they will have history of smoking, so they will have productive cough, mostly dry or productive, but mostly they will have productive cough which will be more in the morning. Then next is asthma. There is of course there is bronchospasm। ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से मेजर कंप्लेंट तो वीज एसोसिएटेड रहता है, वीज आवाज़ें आती हैं, और दिल बी कॉफ ऑल्सो विच विल बी ड्राई, एंड इट इज़ वर्स एट नाइट। नाइट मीनिंग 3 to 4 AM के दरमियान जो है कॉफ होता है, या उससे पहले भी उठ सकता है। नाइट में वर्स होती है अस्थमा की कॉफ एसोसिएटेड, दिल बी वीज एंड दिल बी हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। द नेक्स्ट इज eosinophilic bronchitis. In eosinophilic bronchitis, the symptoms will be similar to asthma, but there will be no airway hyperreactivity, which is the hallmark of asthma। यहाँ पर है airway hyperreactivity will be absent, AHR जिसको कहते हैं, airway hyperreactivity, meaning airways are susceptible to allergens। वो यहाँ पर ऑप्शन रहते हैं, एलर्जिक हिस्ट्री वगैरह नहीं रहती ईओसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस में। ये उतना कॉमन नहीं है, आस्थमा बहुत कॉमन है। बस इतना याद रखिए, इसके सिम्टम्स जो है आस्थमा की तरह रहते हैं, बट देयर विल बी नो एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी। नेक्स्ट इज लंग कैंसर। देयर विल बी persistent cough, persistent continuous cough, and it may be associated often, not maybe, often, ज़्यादातर जो है ब्लड के साथ स्पूटम आता। One point you need to be remember is any smoker complaining of
recent change of his cough characteristics, complaining of recent change of his cough characteristics, any smoker, then you need to keep in mind lung CA as a diagnosis. अगर कोई स्मोकर को कॉफ के कैरेक्टरिस्टिक्स रिसेंटली चेंज हुए हैं जो कि आप एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी रिजॉल्व नहीं है, वैसे ही है, तो आप सस्पेक्ट करें लंग कार्सिनोमा। इंडिया में टीबी नंबर 1 पोजीशन पे सस्पेक्ट करें, सेकंड नंबर पे कार्सिनोमा सस्पेक्ट करें, और एक जो सस्पेक्ट करना है वो ब्रोंकिएक्टेसिस है। ये 3 चीज़ें रहते हैं। इन 3 चीज़ों में भी दिल में रिपीटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस में भी होता है, टीबी में तो कुछ भी रिजॉल्व ही नहीं होता, एंड कार्सिनोमा में भी दिल बी हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन if the tumor is compressing some airway, that's why the airway is blocked here somewhere, secretions will be poured and there will be repeated respiratory tract infection. और अगर आप एग्जामिनेशन करने जाओगे तो there will be monomorphic bronchi, meaning पूरा चेस्ट खामोश रहता है, साइलेंट, बट एक साइड में आपको ब्रोंकाई की आवाज सुनी आती है ऑस्कल्टेट करने पर। अगर ऐसा है एंड द पेशेंट विल नॉट हैव एनी हिस्ट्री ऑफ अस्थमा और अस्थमा एंड ही विल बी हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्मोक, तो मोनोमॉर्फिक अगर रॉन्ग की है, अगेन यू शुड रिमेंबर एनी लंग ट्यूमर, लंग कार्सिनोमा, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट, ब्रोंक्यूल्स एक है जो यहाँ पे नहीं है, ब्रोंक्यूल्स। So bronchiolitis, acute bronchiolitis is the most common pathology which is mainly seen in children's from 6 months to 5 years of age, whose parents will have history of allergy, one of them or both of them, उनको एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है। और इसका टिपिकल जो है दिल बी एक्सेसिव रेस्पिरेशन इन द चाइल्ड, और हिस्ट्री ये होता है कि बच्चे को जुकाम और थोड़ा सा बुखार आई थी, अभी तो बुखार नहीं है लेकिन नेजल डिस्चार्ज है, लेकिन बच्चे का जो है पेट भी उठ रहा है और चेस्ट भी उठ रहा है और बहुत ज़ोर से सांस ले रहा है, मीनिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इंक्रीज्ड। व्हेन यू ऑस्कल्टेट यू विल हैव क्रेप्स एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन। काज्ड बाय RSV, तो ये एक कॉज है जो मोस्ट कॉमनली बच्चों में होता है ड्यूरिंग विंटर सीजन और रेनी सीजन में, ये सब बच्चे ग्रुप्स में आते हैं आपके पास, ठीक है ना। तो ये है ब्रोंकियोलाइटिस, सॉरी। नेक्स्ट इज लंग पैरेन्किमा, ट्यूबरक्लोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है? दिल प्रोडक्टिव कॉफ, often associated with blood in sputum. For patient will have associated night sweats, fever, and loss of weight, loss of appetite is up history होती है। Then coming to pneumonia, the cough will be dry initially, then productive later. Then bronchiectasis, cough will be productive and changes in posture induce sputum production. अपना posture change करेगा तो sputum जो है ज़्यादा स्पूटम प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा कॉफ करेगा, एंड स्पूटम बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा होता है, कोपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम कहते हैं, कोपियस अमाउंट में स्पूटम होता है। ब्रोंकिएक्टाइटिस किसके अंदर सस्पेक्ट करेंगे? इस लॉन्ग हिस्ट्री, क्रॉनिक स्मोकर है with severe COPD, with repeated lower respiratory tract
infection, or you can also say acute exacerbations of COPD, acute exacerbations of COPD. Then you should suspect bronchiectasis. तो उसके लिए HRCT करवाना है ताकि डायग्नोसिस कंफर्म। ब्रोंकिएक्टासिस में क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स जो है डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीक्रेशंस पूल होते हैं। सीक्रेशंस पूल होने की वजह से रिपीटेडली जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। इसमें एक होता है नंबर 1। दूसरा, पास्ट हिस्ट्री ऑफ टीबी पेशेंट में बिकॉज ऑफ पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेल they can also develop bronchiectasis. Next is lung pulmonary edema. This often develops at night and associated with Pring-Frothy sputum due to acute left ventricular failure. The next is interstitial fibrosis. Interstitial fibrosis is nothing but एयरवेज को छोड़ के जो इंटरस्टिशियम है, जहाँ पर ब्लड वेजल्स है और जो है लंग का पैरेन्काइमा है, मग्स है, तो जब ये इन्वॉल्व होता है, ये फाइब्रोसिस होता है, तो उसको कहते हैं फाइब्रोसिंग डिसीजेस ऑफ लंग या इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, जिसमें मोस्ट कॉमन इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। और ये पेशेंट्स भी आते हैं, लगता है रेयर है, लेकिन ओपीडी में ये पेशेंट्स आते हैं। दे विल बी हैविंग कंटिन्यूस ड्राई एंड डिस्ट्रेसिंग कफ, तंग आते हैं, विच विल नॉट बी स्टॉपिंग। एंड इफ यू ऑस्कल्टेट अगर करें या उनको देखें तो ऐसा लगेगा कि इंस्पिरेशन ना, वो लंग्स, क्योंकि पैरेन्काइमा इज लॉस्ट, दैट्स व्हाई इंस्पिरेशन विल बी वेरी लेस लाइक दिस। बस ऐसा इंस्पिरेशन है ना, एयर पैरेन्काइमा ही नहीं है तो इंस्पिरेशन के लिए जगह, एयर के लिए जगह ही नहीं है अंदर, तो लंग्स और लंग की एलास्टिसिटी विल बी लॉस्ट, दैट्स व्हाई दे विल बी इनहेलिंग लाइक दिस। शॉर्ट इंस्पिरेशन रहता है और शॉर्ट एक्सपिरेशन रहता है, और दे विल हैविंग डाई डिस्टिंक्ट कफ। पोस्ट कोविड के बाद बहुत सारे केसेस डेवलप हुए हैं इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, और दिस कैन बी ऑल्सो सीन इन पेशेंट विद कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स और सार्कोइडोसिस ऑल्सो। ओके, ये हुआ हमारा पल्मोनरी कॉजेस ऑफ कॉफ। नेक्स्ट इज ड्रग साइड इफेक्ट, एसी इनहिबिटर्स, ड्राई कफ, ठीक है। क्यों, कॉज क्या है, रीज़न क्या है, ब्रैडिकाइनिन का कन्वर्जन, ब्रैडिकाइनिन जो है जो बनता है उसका कन्वर्जन के लिए एसी एंजाइम की ज़रूरत होती है। और जब एसी इनहिबिटर्स दे रहे हैं आप, तो एसी एंजाइम तो गई, तो ये कन्वर्ट होता नहीं, तो कन्वर्ट अगर नहीं होगा तो फिर ये एक्यूमुलेट होगा, ये एक्यूमुलेट होकर कॉफ प्रोड्यूस करेगा। दैट्स ऑल, दैट्स अबाउट द pulmonary causes of cough. Next is cardiovascular causes of cough. तो cardiovascular causes of cough क्या है भाई, मुश्किल मैं बोल के मतलब लंबा हो जाता फिर टाइम। कार्डियोवास्कुलर causes of cough है नंबर 1 पोजीशन पे लियो आप, pulmonary edema, again acute cardiogenic, acute LVF, acute left ventricular failure. You will have cough along with predominant breathlessness, Pring-Frothy sputum, ठीक है। और अगर नेक्स्ट लें तो रूमेटिक हार्ट डिसीज पेशेंट या कोई और रीज़न की वजह से डेवलपिंग MS एंड MR काजिंग लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी, लेफ्ट एट्रियम बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। और अगर जब देखें तो लेफ्ट एट्रियम जो है पीछे की पोजीशन में रहता है, दैट विल कंप्रेस द ट्रेकिया, दैट विल प्रोड्यूस द कॉफ। Then third is, so mitral stenosis or MR will have the patient is MS and MR having left atrial hypertrophy will have cough. Third is aortic aneurysm, cardiovascular cause में aortic aneurysm meaning dilation, बड़ा हो जाता है, aorta बड़ा हो जाता है, ये हार्ट है, aorta इतना था, इतना हो जाता है, बड़ा हो जाता है। So dilation होने की वजह से again it will compress the trachea and it will produce cough. So these are the causes of cough in patients with cardiovascular causes cough. Gastroesophageal causes में मोस्ट कॉमन कॉज GERD है, GERD, जहाँ पर जो है लोअर ईसोफेजियल, ये है अपना ईसोफेगस, और ये है स्टमक, ठीक है, यहाँ पर है लैरिंग्स और ये ट्रेकिया है। तो ये
LES जो है इसका टोन कम है तो स्ट्रांगली जो है ये बांध के नहीं रख रहा इसोफेगस को. सो रिफ्लेक्स देयर विल बी एसिड which is regurgitating here. This will go sometimes and hit the larynx. It will cause inflammation that is called as acid laryngitis and burning pain. पेशेंट को बोलेगा पेशेंट यहाँ बर्न हो रहा है और जो है उसको रिगर्जिटेशन का भी हिस्ट्री रहेगा और एसिडी का भी हिस्ट्री रहेगा. सो that is the cause of the GI cause of cough. Then second, hiatus hernia. hiatus hernia क्या है भाई? hiatus hernia क्या है? ये डायफ्राम है, यहाँ पर लंग्स है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा हाइटस होता है, यहाँ से इसोफेगस आता है तो वो इस तरह से नीचे आता है, इस तरह से जो है बल्ज फंडस होता है और इस तरह से रहता है. तो जब ये पार्ट इसोफेगस का ऊपर जो है चला जाता है तो कुछ इस तरह से उसकी तस्वीर बनती है. दो तरह का हाइटस hernia होता है, मैं एक तरह का बता रहा हूँ. डायफ्राम है, ये ऊपर चले गया और स्टमक ऐसा हो गया, या ये कि यहाँ पर डायलेशन आ गया इस तरह से एंड इट विल गो इनटू थोरैक्स. सो इससे क्या होता है फिर अगेन यहाँ पे डायलेशन है तो एसिड रिगर्जिटेट कर जाता है, ठीक है. तो दैट्स अबाउट द GI काजेस. न्यूरोमस्कुलर काज में नंबर 1 काज आप रिमेंबर करें कि एनी वोकल कॉर्ड पाल्सी विल हैव कॉफ, बोवाइन टाइप ऑफ कॉफ. बोवाइन मीनिंग भैंस की तरह खांसता है जिसके अंदर एक्सप्लोजन क्वालिटी नहीं होती. नेक्स्ट इज कॉफ हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम. कॉफ हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम. कॉफ हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम क्या है? मिसाल के तौर पर दिल बी अल्टर्ड व्हाट यू कॉल रेस्पॉन्स टू नॉर्मल चीज़ों को भी जो है कॉफ के अल्टर्ड परसेप्शन ऑफ सेंसेस यहाँ पे होता है. मिसाल के तौर पर कोई हर्पेस जिस्टर का केस है, ये जो है स्किन है उसकी और उसको जो है ये डर्मेटोम इन्वॉल्व हुआ है तो आप उसको टच भी करोगे तो पेन होगा. सो टच सेंसेशन इज प्रोड्यूसिंग पेन. दिस इज कॉल्ड अल्लोडाइनिया इन केस ऑफ हर्पेस जिस्टर. इसी तरह से कुछ होता है, समझिए कि नॉर्मल स्टिमुलस जो कॉफ भी प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि टॉक करना, बात करना, नॉर्मल थोड़ा सा कोल्ड एयर या थोड़ा सा पानी पी लेना, उसकी वजह से भी जो है कॉफ प्रोड्यूस होती है तो उसको बोलते हैं कॉफ हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम. यहाँ पे क्या होता है? सेंसेशंस विल बी अल्टर्ड, यानी द थ्रेशोल्ड टू कॉफ विल बी लोवर्ड, दैट इज कॉफ हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम. ये तो हो गया क्लासिफिकेशन बेस पे. तो आपको ये 4 सिस्टम बहुत याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर ये 4 सिस्टम याद हैं तो आपको कॉफ याद है. रेस्पिरेटरी सिस्टम इमेजिन करें, मोस्ट कॉमन कॉज कॉफ का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, देन GI सिस्टम, देन न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, और एक आप ले सकते हैं ड्रग. देन नेक्स्ट जो है based upon duration. First is acute cough. Acute cough किसको बोलते हैं? less than 3 weeks duration. Most commonly due to viral lower respiratory tract infection like bronchitis or viral upper respiratory tract infection like rhinitis, sinusitis. Number 1. Second, post-nasal drip resulting from rhinitis or sinusitis, or aspiration of a foreign body mainly in children's, और throat clearing secondary to laryngitis or pharyngitis. तो mainly जो है acute cough which is less than 3 weeks, it is due to upper respiratory tract के causes की वजह से acute cough होता है, the cough which is lasting for less than 3 weeks. But remember one thing, according to RNTCP revised National Tuberculosis Control Program,
any patient presenting with cough for more than 2 weeks should be evaluated for tuberculosis, because TB is very common in India. तो अदर कॉजेस है, अदर कॉजेस क्या है? अदर कॉजेस है निमोनिया, एस्पिरेशन, ये तो रेस्पिरेटरी कॉजेस हो गए। कार्डियक में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो दे विल हैव प्रीडोमिनेटली ब्रेथलेसनेस एक्चुअली। निमोनिया में जो है फीवर होगा, चिल्स होगा, और एस्पिरेशन में जीआरडी या कुछ एस्पिरेशन की हिस्ट्री, कुछ एस्पिरेशन में जो है वही रिफ्लेक्स की कुछ हिस्ट्री होगी। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कार्डियक पेशेंट, कार्डियक एंजाइना की हिस्ट्री होगी या कुछ होगी। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो पेशेंट विल बी बेड रिडन फॉर सम डेज, बेड रिडन की जो है हिस्ट्री होगी। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो क्लॉट डेवलप होता है लेग्स में, वहाँ से जो है वो राइट हार्ट के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, तो दैट रिजल्ट्स इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो ये कॉजेस, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक्यूट कॉफ को इन्वॉल्वेट कर रहे हैं तो सबसे पहले नंबर, ये 4 कॉजेस, रेस्पिरेटरी के 2, एक है निमोनिया और एक है एस्पिरेशन, और कार्डियक के 2, हार्ट फेलियर, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये 2 आपके दिमाग में होने चाहिए टू रूल आउट। सबसे पहले इनको रूल आउट करना है, बाद में कॉमन पे आना है। हमेशा याद रखना, मेडिसिन में जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेज रहते हैं, हम सबसे पहले उनको एक्सक्लूड करते हैं, बाद में कॉमन को कंसिडर करते हैं, ताकि लाइफ थ्रेटनिंग कॉज कोई हमसे भूल ना हो जाए। इसलिए सबसे पहले लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेज को रूल आउट करके फिर कॉमन को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज सबएक्यूट कॉफ, दिस लास्ट फॉर 3 to 8 weeks। सबएक्यूट कॉफ लास्ट फॉर 3 to 8 weeks, mainly caused by viral infections and by whooping cough, याद रखिए, whooping cough। Then next, chronic cough persists for more than 8 weeks or 2 months। तो थोड़ा जल्दी देख लेंगे chronic cough के causes क्या हैं और उसके फीचर्स क्या है। तो chronic cough मोस्टली अस्थमा और लेस कॉमन यूजनोफिलिक ब्रोंकाइटिस की वजह से। सो उसके फीचर्स क्या? अटैक ऑफ कॉफ में बी ट्रिगर्ड बाय एक्सपोजर टू स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स सच एज एलर्जेंस, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज। कॉफ ऑफन अकरिंग एट नाइट which is accompanied by dyspnea and wheezing, and there will be good response to bronchodilators and inhaled glucocorticoids, mucoid sputum. It may be yellowish, high eosinophilic content in eosinophilic bronchitis, ठीक है ना। Then gastroesophageal reflux, GERD, most often accompanied by heartburn and other dyspeptic symptoms, but GI symptoms may be absent हो सकते हैं GI symptoms, sometimes accompanied by hoarseness or dysphonia, वॉइस चेंज रहती है, डिस्फोनिया मैंने बात करने में तकलीफ होती है, and it is improved by PPI and antagonist treatment. 2-month treatment is recommended. Next is post nasal drip, meaning rhinitis, sinusitis, ये सब। तो chronic rhinitis with post nasal drip, often history of allergy होती है, concomitant उसके साथ साथ chronic sinusitis होता है, most frequently there will be mucoid sputum, और अगर एग्जामिनेशन करें तो there will be cobblestone pattern of posterior pharyngeal mucosa, पेशेंट को बोलेंगे तो there will be cobblestone pattern of, cobblestone मतलब इस तरीके से एक पैटर्न, हनीकॉम्ब पैटर्न जिसको बोलते हैं, उस तरह से जो है होता है। नेक्स्ट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और COPD, देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एंड दिस मोस्ट सीवियर इन द मॉर्निंग, cough will be, and immediately after waking up, often resolves on expectoration of mucus secretions, ठीक है ना। याद रखना, अस्थमा, GERD, PND, COPD एंड ACE, ये बहुत, अगर सारे कॉजेस को आप एक्सक्लूड कर लें तो सबसे कॉमन कॉजेस जो है क्रॉनिक कॉफ के वो ये है, एक है अस्थमा,
एक है COPD, एक है GERD, ठीक है, और एक है पोस्ट नेसल ड्रिप, और एक है ACE इनहिबिटर। ये 5 कॉमनेस्ट कॉजेस ऑफ क्रॉनिक कॉफ है, कॉमनेस्ट कॉजेस ऑफ क्रॉनिक कॉफ आफ्टर एक्सक्लूडिंग चेस्ट एक्सरे नॉर्मल आ रहा है, 2D एको करा है, ECG करा है, वो भी नॉर्मल है, तो समझ लेना कि इनमें से कोई एक कॉज है। COPD हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, GERD हो सकता है, PND हो सकता है, या इस कोई ड्रग इंड्यूस्ड कॉज हो सकता है। कमिंग टू ब्रोंकिएक्टेसिस, copious amounts of cough expectorated sputum, especially in the morning, often purulent yellow and green. ACE inhibitors, dry cough resolving after drug discontinuation. Next, pneumonia, lung abscess, tuberculosis, chronic cough में बहुत important है, pneumonia, lung abscess, tuberculosis, sarcoidosis, tumors. The next, ये पल्मरी काज हो गया ना, अभी कार्डियक कॉज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, माइट्रल स्टेनोसिस, आयोटिक एन्यूरिज्म, कंप्रेसिंग ट्रेकिया और ब्रोंकाई। इसमें क्या होता है कार्डियक कॉज में, यूजुअली अटैक्स ऑफ ड्राई कॉफ एट नाइट में होता है, अस्थमा की तरह, मे बी अकम्पनीड बाय वीजिंग, पिंक फ्रोथिंग secretions in patients with pulmonary edema, considerably enlarged left atrium or dilated pulmonary artery may compress recurrent laryngeal nerve and cause hoarseness. जी और गैस्ट्रोएसोफेजियल में GERD कॉमन है, तो इन चीज़ों को भी हम इसी वो ही सिस्टम वाइज याद रख सकते हैं, पल्मोनरी कॉजेस के क्रॉनिक कॉजेस और पल्मोनरी के क्रॉनिक कॉजेस, सेकंड कार्डियक के क्रॉनिक कॉजेस, थर्ड GI के क्रॉनिक कॉजेस, फोर्थ न्यूरोमस्कुलर के कॉज। न्यूरोमस्कुलर में क्रॉनिक इडियोपैथिक कफ, जो मैं बोला कॉफ हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, नो कॉज आइडेंटिफाइड बट एट्रीब्यूटेड टू कॉफ हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम, commonly triggered by strong smells, perfumes, aerosols, change in temperature, talking, laughing, singing, symptoms of irritation of throat and chest, ये सब होता है। तो आपको चाहे वो एक्यूट कॉज हो या वो क्रॉनिक कॉज हो, आपको ये 4 सिस्टम इन ऑर्डर में, पल्मोनरी, कार्डियोवैस्कुलर, GI एंड न्यूरोमस्कुलर एंड ड्रग इंड्यूस्ड, 5वां भी ले सकते हैं, इस तरह से याद रख के जो है याद रखा जा सकता है। Excluding the most life threatening causes in case of acute cases like aspiration and pneumonia, acute left ventricular failure and pulmonary embolism. ये एक बार देख लीजिए, causes of cough in the order of frequency of occurrence in South Asia, जो कॉमन causes रहते हैं, acute या सब acute को एक ही साइड में जमा कर लें। So infections may be viral, bacterial, including lung abscess infections, then acute exacerbation of asthma, याद रखिए भाई कॉमन कॉजेस एक्यूट और सबएक्यूट कॉफ के, infections, exacerbation of asthma and COPD, chronic कॉफ के, acute कॉफ के सॉरी, and aspiration like GERD, then pulmonary edema, acute left ventricular failure, pulmonary embolism, वही जो हम डिस्कस करें। तो ये कॉमन कॉजेस है 1 2 3 4 5 6। इन्फेक्शंस पल्मनरी में अस्थमा COPD, ठीक है, और कार्डियोवैस्कुलर में पल्मनरी एडिमा, पल्मनरी एम्बोलिज्म, और गैस्ट्रोफेजियल में एस्पिरेशन, इस तरह से याद रखना सिस्टम वाइज। क्रॉनिक इन्फेक्शंस में इन्फेक्शंस मोस्ट कॉमनली ट्यूबरक्लोसिस, भाई बहुत कॉमन है इंडिया में, नंबर 1 पे रखने का जो है वो ट्यूबरक्लोसिस है इंडिया में क्रॉनिक कफ का। देन पोस्ट नेजल ड्रिप ड्यू टू क्रॉनिक साइनोसाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस, पोस्ट nasal drip, then cough variant asthma, no wheezing, no breathlessness, only cough, and there will be history of allergy, cough variant asthma, GERD, bronchiectasis, interstitial lung disease, very important, interstitial lung disease is also a common cause of chronic cough, malignancy a cause of chronic cough, और drug induced cough। तो हम तो इसमें से PND, इसमें से हम लोग PND, अस्थमा, GERD और ड्रग इंड्यूस्ड कॉफ और ड्रग इंड्यूस्ड कॉफ और GI कॉज GERD, ये कॉमन
कॉज एक्सक्लूड कब, जैसे एक्स नॉर्मल है, 2D का नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, तो इनमें से कोई एक कॉज हो सकता है, चार से 5 कॉज में से। PND, अस्थमा, GRD, अस्थमा GRD पे है, सॉरी, अस्थमा, कॉन्फिडेंट अस्थमा, GRD एंड ड्रग्स, ये 4 कॉजेस याद रखना है, जबकि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो। दूसरे कॉजेस क्या है, ब्रोंकिएक्टेसिस इंपॉर्टेंट, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फेक्शियस कॉजेस में ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, मैलिग्नेंसी, ड्रग इंड्यूस्ड कॉफ, तो ये 3 याद रखना है भाई, ब्रोंकिएक्टेसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज एंड मैलिग्नेंसी। ब्रोंकिएक्टेसिस, interstitial lung disease and then malignancy. अब चलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉफ। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू ड्राई कॉफ और वेट कॉफ। ड्राई कॉफ आल्सो कॉल्ड एज वायरल इन्फेक्शंस, अस्थमा, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, क्रॉनिक कॉज, GERD में ड्राई, ACE इनहिबिटर्स में ड्राई। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्टिव कॉजेस में, प्रोडक्टिव कॉफ लीडिंग टू एक्सपेक्टोरेशन ऑफ स्पूटम, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉसिबल कॉजेस ऑफ एक्सपेक्टोरेट स्पूटम। पुरलेंट स्पूटम, ग्रीन और येलो, कैन बी ड्यू टू साइनोसाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, COPD, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, पुरलेंट स्पूटम ग्रीन है या येलो है तो ये हो सकता है। कोपियस पुरलेंट स्पूटम, देन कोपियस स्पूटम याद रखना, भर भर के स्पूटम जिसमें आता है, ब्रोंकिएक्टेसिस। और अगर एक कोई लंग एब्सेस है जो रप्चर हो गया ब्रोंकस में, देन सडन ऑनसेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोपियस पुरलेंट स्पूटम में इंडिकेट द रप्चर ऑफ ए लंग एब्सेस इनटू द ब्रोंकस। तो लंग एब्सेस ये कॉज याद रखने का है। देन फाउल स्मेलिंग स्पूटम, किसमें, एनारोबिक इन्फेक्शन में, एनारोबिक बैक्टीरिया या एब्सेस में या फूड एस्पिरेशन में। ठीक है ना। नेक्स्ट थिक म्यूकॉइड स्पूटम, किसमें होता है, COPD, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। क्लियर विस्कस स्पूटम, अस्थमा। स्पूटम विथ aggregates and plaques, fungal infection, allergic bronchopulmonary aspergillosis which is very much common in asthma patient। अस्थमा पेशेंट में कॉमन होता है अस्थमा, एक बॉल की तरह रहता है, क्रिसेंट साइन आता है एक्सरे में। ठीक है ना। तो क्या क्या है, पुरलेंट स्पूटम, फाउल स्पेलिंग स्पूटम, थिक स्पूटम, क्लियर स्पूटम एंड कोपियस स्पूटम, इस तरह से याद रखें। और स्पूटम विथ फूड पार्टिकल्स, तो ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला या डिस्फेजिया, निगला नहीं जा रहा तो इसोफेगस से उल्टी हो जा रही तो डिस्फेजिया है। ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला क्या है, देयर विल बी एन अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन इसोफेगस एंड ट्रेकिया। तो क्या हो रहा है, खाना तो यहाँ खा रहे हैं, यहाँ से यहाँ एंटर हो रहा है, फिर कॉफ आ रहा है, कॉफ के साथ स्पूटम के साथ जो है फूड पार्टिकल्स निकल रहा है। का आमतौर से जो है न्यूबॉर्न बेबीज वगैरह में सब या ये कॉमन रहते हैं कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज में। देन ब्लड स्पूटम, कौन सा, मैलिग्नेंसी में ब्लड स्पूटम नंबर 1, ट्यूबरक्लोसिस में ब्लड स्पूटम, ब्रोंकिएक्टेसिस में ब्लड स्पूटम, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मैसिव ब्लड स्पूटम, एनीवास्कुलाइटिस कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में ब्लड स्पूटम। ये कॉमन कॉजेस हैं ब्लडी स्पूटम के, मैलिग्नेंसी, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वास्कुलाइटिस। तो स्पूटम की कैरेक्टरिस्टिक में क्या याद रखना है, नंबर 1 पुरलेंट स्पूटम, whether it is purulent or not। नंबर 2 पुरलेंट है तो कोपियस है क्या, कोपियस स्पूटम। नंबर 3 फाउल स्पूटम है क्या, पुरलेंट अगर है तो फाउल स्पूटम है क्या, फाउल स्पूटम। नंबर 4 थिक म्यूकॉइड स्पूटम, थिक म्यूकॉइड स्पूटम, थिक म्यूकॉइड स्पूटम। नंबर 5 थिन और यू कैन से क्लियर, थिन क्लियर विस्कस, थिन क्लियर स्पूटम। नंबर 6 food with food particles in the sputum। Number 7 is blood in sputum, blood in sputum।
ब्लड स्पुटम, ठीक है ना। इस तरह से पुरलेंट अगर है तो पुरलेंट ही में ये दो चीज़ें हैं, पुरलेंट है तो कोपियस है क्या, फाउल स्मेलिंग है क्या, ठीक है ना। इसको 1 ही आप ग्रुप कर सकते हैं, 1 नंबर। सेकंड में म्यूकॉइड अगर है, पुरलेंट नहीं है, पुरलेंट है, पुरलेंट है तो कोपियस है, फाउल स्मेल है, ये याद रखना है पुरलेंट में। म्यूकॉइड अगर है तो म्यूकॉइड थिक है या थिन है, दिस विल बी वाइट इन कलर एक्चुअली, ठीक है। नंबर 3 ब्लडी स्पुटम, ब्लडी स्पुटम, पिंक फ्रोथी स्पुटम भी पड़ा जैसे कि उसमें है, और सम स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, रस्टी कलर स्पुटम वगैरह सब है। ग्रीन कलर स्पुटम स्यूडोमोनास एरोजेनस बोल के आता है वो है, तो वो भी है, लेकिन क्लिनिकली मैं कहता पिंक फ्रोथी स्पुटम दिखता है, देखा है वीडियो में। और म्यूकॉइड स्पुटम, ये बस आप इतना रहिए, पुरलेंट स्पुटम और म्यूकॉइड स्पुटम और ब्लडी स्पुटम, ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट है स्पुटम के कैरेक्टरिस्टिक्स में। लास्टली 2 है, एक है कॉजेस ऑफ इनएफेक्टिव कॉफ, रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस और वोकल कॉर्ड पॉल्सी, एक्सप्लोजिव क्वालिटी ऑफ ए नॉर्मल कॉफ इज लॉस्ट। इस तरह से कॉफ आती है ये नहीं आती, ऐसा कॉफ आती है। पैरालिसिस ऑफ सिंगल वोकल कॉर्ड, जैसे कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर कंप्रेशन की वजह से, या अगर थायराइड सर्जरी हुई है और लैरिंजियल नर्व को जो है इंजरी हो गई तो उसके अंदर ये पाल्सी होता। तो उसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग लो पिच्ड इनएफिशिएंट बोवाइन कॉफ, भैंस की तरह खांसता है, एक्सप्लोजिवली क्वालिटी चले जाती है, अकम्पनीड बाय होर्सनेस, आवाज़ बदल जाती है, खरखरी हो जाती है। Coexistence of an inspiratory stridor indicates partial obstruction of a major airway. Example: laryngeal edema, tracheal tumor, scarring, compressor और inhaled foreign body. इसलिए मैं बोला stridor is always a bad sign in particularly in adults. Childrens में भी है, लेकिन adults में भी very bad sign. स्ट्राइडर अगर है तो भाई कोई सिनिस्टर कॉज, लाइफ थ्रेटनिंग कॉज को कंसिडर करना। ये कोलैप्स अगर हो गया मेजर एयरवे तो इंट्यूबेशन वगैरह की ज़रूरत रहती है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉफ, खांसते खांसते जो है बेहोश हो गए, क्यों? क्योंकि जो है प्रेशर बढ़ रहा तो ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम हो रहा, सिंकोप। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, क्यों? रप्चर होने की वजह से। रिप फ्रैक्चर्स, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, रिप फ्रैक्चर्स अगर हो रहे हैं कॉफ की वजह से तो मेनली वो मेटास्टेसिस होने की वजह से होते हैं। देन नेक्स्ट, इंजरी टू द इंटरकोस्टल मसल्स और नर्व्स रिजल्टिंग इन मस्कुलोस्केलेटल पेन, ये मोस्ट कॉमन है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो पेशेंट, डॉक्टर साहब छाती बुरा दुख रही है खांस खांस के, ये कंप्लेंट लेके आता है, ये एक कॉमन है। दूसरा जो कॉमन है ना वो है यूरिनरी इनकंटिनेंस, डॉक्टर साहब खांस खांस के जो है पेशाब का खतरा नहीं कर रहा, ये। और खांस खांस के जो है पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा, रात में नींद नहीं हो रही, एंग्जाइटी में जा रहा, तो ये मोस्ट कॉमन है। मस्कुलोस्केलेटल पेन, यूरिनरी इनकंटिनेंस, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, ये सब भी होते हैं। सिंकोप भी होता है, और न्यूमोथोरैक्स और रिब इंजरी और इंटरकोस्टल मसल्स स्ट्रेन वगैरह सब। तो आज हम जो डिस्कस करें वो हम कॉजेस ऑफ कॉफ, डेफिनेशन ऑफ कॉफ डिस्कस करें। अगर मैं और लंबा लूँगा इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट में तो और डीप में हो जाएगा, तो क्लास अभी तक 54 मिनट्स हो गए, तो उसको नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो मग्स है, जो क्रक्स है, वो आज मैं निकाल कर रख देता हूँ, समरी कर देता हूँ। आपको रखना है सिस्टम, पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम याद रखना है। कॉस को याद रखने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और जीआई सिस्टम और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, और वन मोर यू कैन टेक ड्रग इंड्यूस्ड कॉफ। सेकंड आपको क्या याद रखना है, वेदर इट इज़ एक्यूट और सब एक्यूट कॉफ। इसमें 4 चीज़ें याद रखना है, भूलना नहीं हमेशा। निमोनिया, एयरवे, पल्मोनरी एडेमा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसको याद रखना है, यानी इनको रूल आउट करके फिर कॉमन में चले आना है। मोस्ट कॉमन तो वायरल इन्फेक्शन ही है इनका, और ये है, और क्रॉनिक कॉफ है।
क्रॉनिक कफ में बोला ना, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद सब कुछ निकल गया तो मोस्ट कॉमनली वो अस्थमा हो सकता है, कफ वेरिएंट अस्थमा, सीओपीडी उसका कॉज होता है, या जीआरडी उसका कॉज होता है, या कोई ड्रग इंड्यूस्ड उसका कॉज हो सकता है। और अगर क्रॉनिक अगर कोई है तो इंडिया में मोस्ट कॉमन टीबी होता है, और मैलिग्नेंसी होता है, और जो है ब्रोंकिएक्टेसिस होता है, और एक इम्पॉर्टेंट है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 2 याद रखना है। तीसरे नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉफ, कैरेक्टरिस्टिक में 2 में डिवाइड कर लो, एक है ड्राई कॉफ इजीली, एक है वेट कॉफ और प्रोडक्टिव कॉफ। वेट कॉफ में वेदर इट इज वेट कॉफ में आप ले सकते हैं वेदर इट इज पुरुलेंट और नॉन पुरुलेंट बोलो तो वेदर इट इज पुरुलेंट, नॉन पुरुलेंट में थिक म्यूकॉइड और थिन म्यूकस। ये अगर पुरुलेंट है तो कोपियस है क्या, फ्लाउल स्मेलिंग है क्या, ये सब देखना है। थिक म्यूकॉइड किस में आता है ये मालूम है, और थिन है वो एक, और ब्लड है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड है क्या स्पूटम में, मैलिग्नेंसी, टीबी, ब्रोंकिएक्टेसिस और पिंक फ्लोथी स्पूटम, ये सब। और एक जो है ब्लड है क्या, चार हो गए। 5वां फूड पार्टिकल्स है क्या, ये सब बहुत रेयर है, फूड पार्टिकल्स है क्या, तो ठीक है। तो इस तरह से बनाना है सिस्टम, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। एंड थर्ड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉफ, जिसमें ड्राई कॉफ, वेट कॉफ में पुरुलेंट, नॉन पुरुलेंट में थिक म्यूकॉइड कॉफ और थिन म्यूकॉइड कॉफ। देन 3 इज ब्लडी कॉफ, है ना, हिमोप्टाइसिस, स्पूटम में ब्लड रहता है, और फूड पार्टिकल्स इन द कॉफ। इस तरह से आपको याद रखना है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए और क्या ट्रीटमेंट हो। एक तो है बेसिक ट्रीटमेंट और एक है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, उसको हम जो है डिस्कस करेंगे। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह। कमेंट करके बताएं कि किस तरह का वीडियो था और क्या कमी थी, ताकि इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट हो, और सदकाए जारिया की नीयत से इसको शेयर करें ताकि हमारा जो प्रैक्टिस है वो एकदम स्मूथ हो, ठीक है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह।